देश का प्रधानमंत्री अदालत में पेश होता है और जज साहब आदेश देते हैं कि पीएम की सिक्योरिटी का आना मना लिहाज कोर्ट परिसर में मौजूद सारे वकील एक सुरक्षा घेरा बनाकर पीएम को कोर्ट रूम तक ले जाते हैं। बाहर जिस शख्स की एक नज़र पर लाखों लोग खड़े हो जाते थे, अदालत के अंदर उनमें से एक भी सीट से नहीं उठा। कारण जज साहब का एक और आदेश था, यह मेरा कोर्ट है, यहाँ सिर्फ जज के लिए सीट छोड़ी जाती है। एक आखिरी आदेश और था, पीएम को कुर्सी मिलेगी जो वकील की कुर्सी से कुछ ऊंची होगी, लेकिन इतना नहीं कि जज से ऊंची हो जाए। आज आपको सुनाएंगे ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री को अपने ही खिलाफ केस में गवाही के लिए आना पड़ा। हम बात कर रहे हैं 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उस फैसले की जिसमें इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। मने सेंचुरेंस हो गई है। इंदिरा पीएम थी, लेकिन क्या था केस और कैसा हुआ फैसला, यह सब जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 12 जून को क्या हुआ था। वह इंदिरा गांधी के लिए बुरी खबरों का दिन था। गुरुवार का वह दिन था, इंदिरा के लिए मनहूसियत लेकर आया था। सुबह उठते इंदिरा को खबर मिली कि दुर्गा प्रसाद धर हार्ट अटैक से चले बसे। धर गांधी नेहरू परिवार के करीबी थे और नाजुक मामलों पर इंदिरा गांधी उनकी सलाह को बड़ा मान देती थी। इंदिरा गांधी इस खबर से जूझ ही रही थी कि 10 बजे एक और खबर आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल से चल रहे एक केस में फैसला सुनाया था, जिसके मायने में निकलते हैं कि इंदिरा गांधी की संसदीय रद्द हो गई। इसके कुछ मिनट के बाद एक और बड़ी खबर आई, इस बार गुजरात से, जहां विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके थे। पता चला कि कांग्रेस की सीट की गिनती 140 सीटों से 75 पे आ गई। इंदिरा के लिए बड़ी दिक्कत यह थी कि उनके ध्रुव विरोधी बन चुके मोरारजी पार्टी ने 86 सीटें जीती, जिसका मतलब अब तो गठबंधन में सरकार बना सकते थे। यह सभी खबरें चिंताजनक थी, लेकिन तत्काल रूप से इंदिरा को सबसे ज़्यादा चिंता इलाहाबाद कोर्ट के फैसले की थी। संसदीय रद्द होने का मतलब कि उनके विरोधी उन्हें पीएम पद से हटाने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। इस फैसले की खबर इंदिरा को निजी सचिव पीएन धर और सूचना सलाहकार शारदा प्रसाद ने दी। ओपन मैगजीन में लिखा था एक आर्टिकल में कि शारदा प्रसाद के बेटे रवि प्रसाद लिखते हैं। खबर सुनकर भी इंदिरा के चेहरे के भाव में कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने सिद्धार्थ शंकरे से पूछा, तुम्हें यह बात पहले से पता थी कि नहीं? रे ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि प्रसाद के अनुसार रे और कानून मंत्री HR गोखले कई महीने पहले इंदिरा के खिलाफ केस लड़ रहे शांति भूषण को हटाने का प्रस्ताव दे चुके थे, जिसका मतलब उन्हें इस फैसले का पहले से अंदाजा था। गोखले और सिद्धार्थ शंकर रे ने प्रस्ताव दिया था कि शांति भूषण को सुप्रीम कोर्ट के जज का ऑफर देकर केस से दूर कर दिया जाए, लेकिन एन मौके पर इंदिरा के सचिव PN हंसकर ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इंदिरा के खिलाफ केस क्या था? इधर 1975 में मार्च महीने में जब यह कोशिश चल रही थी कि शांति भूषण केस की तैयारी में लगे थे। केस जीतने के लिए उन्हें कोर्ट में गवाह को तोड़ना था और गवाह को कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। शांति भूषण की कहानी में इनकी कैसे हुई उसके लिए चलते हैं। साल 1971 में उस साल हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा और 1 लाख से अधिक वोटों से विजयी हुई। इंदिरा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शख्स का नाम था राजनारायण। राम मनोहर लोहिया के चेले। चुनाव का फैसला आते ही राजनारायण चुनाव अदालत पहुंचे। उन्होंने इंदिरा पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और राजनारायण की तरफ से पैरवी करने पहुंचे शांति भूषण। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की तरफ से SC खरे नाम के एक वरिष्ठ वकील ने मोर्चा संभाला। इस बीच इंदिरा प्रधानमंत्री बन गई। सत्ता चल रही थी और साथ साथ केस भी चल रहा था। 4 साल तक अधिकतर लोगों को याद भी न था कि कोई ऐसा केस चल रहा है। फिर जनवरी 1975 में केस में एक बड़ा मोड़ आया जब PN हक्सर की गवाही हुई। हक्सर का इस केस में एक बड़ा इम्पोर्ट रोल था। क्या रोल था? यह समझने कि आपको दोनों तरफ से तर्क देने होंगे। विपक्ष का तर्क था कि 7 जनवरी और 19 जनवरी 1971 के रोज यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा का प्रचार किया और इस काम के स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया गया। विपक्ष का कहना था कि यशपाल कपूर एक सरकारी अफसर थे। यह बात आदर्श आचार संहिता के खिलाफ थी और इसके लिए इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त होना चाहिए। दूसरी तरफ इंदिरा के वकील का तर्क था कि 13 जनवरी से रोज यशपाल कपूर इंदिरा के सचिव PN हक्सर से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसलिए इस तारीख के बाद उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। इस बात के जवाब में विपक्ष ने दलील दी कि लिखित रूप से 25 जनवरी को यशपाल का इस्तीफा स्वीकार हुआ, इसलिए तब तक वो सरकारी कर्मचारी ही माने जाएंगे। इस सब तर्कों के बीच अक्सर और यशपाल कपूर दोनों ही गवाही हुई और फिर अतः इंदिरा को भी अदालत में आना पड़ा। इस मामले में आमतौर पर कहा जाता है कि इंदिरा को अदालत में पेश होने का आदेश हुआ। शांति भूषण के बेटे के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस केस पर एक किताब लिखी, द केस स्टेट शुक्र इंडिया। किताब में वो बताते हैं कि इंदिरा अपनी मर्जी से कोर्ट आई थी। किताब के अनुसार यशपाल कपूर की गवाही से इंदिरा का केस कमज़ोर हो रहा था, इसलिए इंदिरा के वकीलों की टीम ने खुद इंदिरा की गवाही की पेशकश की। कोर्ट में कोई खड़ा ना हुआ। यहाँ यह किस्सा पहुँचा 18
मार्च 1975 की तारीख को इंदिरा की गवाही का पहला दिन। प्रशांत भूषण अपनी किताब में लिखते हैं कि इंदिरा जब अदालत में दाखिल हुई कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय उसके वकील के, क्योंकि केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस जगमोहन लाल सिंह ने इस मामले में सख्त आदेश दे रखे थे कि प्रधानमंत्री के आने पर कार्रवाई पर कोई असर न पड़े। प्रशांत भूषण आगे लिखते हैं कि इंदिरा एक कदम शांत चित्त दिखाई देते, उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे मालूम हो पड़ा कि वह इस केस से चिंतित थे। वो जानते थे कि केस के दौरान क्या हुआ। पहले दिन इंदिरा ने हर सवाल का जमकर जवाब सामना किया। सबको लगा शांति भूषण इंदिरा से नरमी बरत रहा है। दिल्ली में विपक्षी नेता उस दिन इलाहाबाद पहुंचे थे इंदिरा की किरकिरी होते हुए देखने के लिए, लेकिन पहले दिन सबके हाथ निराशा लगी। स्वतंत्र पार्टी ने नेता पीलू मोदी को इतने नाराज हो गए कि भूषण से बोले, तुम उन्हें परेशान क्यों नहीं करते। उसे थोड़ा भड़काओ। शांति भूषण ने जवाब दिया, ये बस चाह रहा था, कल वह खुद जाल में फंस जाएगी। शांति भूषण के सवाल पर हड़बड़ा गई इंडिया। अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। शांति भूषण ने इंदिरा से उनकी उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए इंदिरा हड़बड़ा गए। क्या हुआ कि अब तक इंदिरा के पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही थी कि वो उनकी उम्मीदवारी 1 फरवरी 1971 को तय हुई। शांति भूषण के इसके खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का लिखित दस्तावेज दिखा दिया, जिसके अनुसार दावेदारी का फैसला 29 जनवरी को हुआ था। इस विरोधाभास पर जब पूछा गया कि इंदिरा ने जवाब दिया कि कानूनी भाषा के चलते उन्हें दस्तावेज में लिखी बात समझ नहीं है। अगले रोज अखबार में छपा, प्रधानमंत्री कानूनी भाषा नहीं समझ सकती। इंदिरा की गवाही 1 दिन और चली। उसके बाद मामला आगे बढ़ा। अगले 2 महीने तक जिस तरह चलती रही, लेकिन इस बीच इंदिरा के करीबियों को आशंका होने लगी कि फैसला उनके विरुद्ध भी आ सकता है। लिहाजा केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस सिन्हा पर दबाव बढ़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय घोष द लिफलेट में लिखे एक आर्टिकल में लिखते हैं कि सुनवाई पूरी होते ही सीआईडी के कुछ अफसर इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस सिन्हा के सचिव मन्ना लाल के घर पहुंच गए और केस के बारे में पूछने लगे। जब लगातार ऐसा हुआ तो मन्ना लाल ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और खुद जस्टिस सिन्हा के घर जाकर रहने लगे। जस्टिस सिन्हा के घर अब तक नेताओं के चक्कर लगाना शुरू हो गया था। तंग आकर सिन्हा घर को ताला लगाकर कमरे में बंद हो गए। जो कोई आता उसे जवाब मिलता, जज साहब इंदौर में। हालांकि मामला यही खत्म नहीं हुआ। प्रेशर में नहीं झुके जस्टिस सिन्हा। शांति भूषण के अनुसार जस्टिस सिन्हा पर उनकी अपनी जज बिरादरी की तरफ से प्रेशर आया। उनकी किताब कोर्टिंग द स्टैंडिंग ऑफ द मिरर में शांति भूषण के किस्से का जिक्र है। किताब के अनुसार फैसले में कुछ रोज पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस माथुर ने जस्टिस सिंह से मुलाकात की। माथुर ने इशारों में सिन्हा को बताया कि उनका नाम हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस पद के लिए सोचा जा रहा है और इंदिरा गांधी केस का फैसला आते ही यह काम हो जाएगा। किताब के अनुसार सिन्हा इस बात पर कोई जवाब नहीं देते। जस्टिस सिन्हा पर प्रेशर डालने एक और बार कोशिश हुई। 7 जून तक जस्टिस सिन्हा अपना फैसला सुरक्षित कर चुके थे, लेकिन उसी रोज उन्हें फ़ोन पर एक संदेश मिला जिसके अनुसार होम मिनिस्ट्री चाहते कि जजमेंट जुलाई तक टाल लिया जाए। सिन्हा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, बल्कि उन्हें गुस्से में कोर्ट के रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि वह दोनों पक्षों को बता दे कि फैसला कुछ ही दिनों में होगा। फैसला की तारीख 12 जून 1975। इस रोज़ क्या हुआ हम शुरुआत में आपको बता चुके हैं। सुबह 10 बजे जस्टिस सिन्हा ने 258 पेज का फैसला सुनाया, जिसके तहत इंदिरा की सांसदी रद्द हो गई। हालांकि चूंकि सिन्हा जानते थे कि इस मामले में इंदिरा सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इसलिए उन्होंने फैसले के क्रियान्वयन पर कुछ दिन का स्टे लगा दिया। इस फैसले का असर क्या हुआ, हर तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आई। विपक्ष राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को हटाने की मांग लेकर पहुंच गए। वहीं टाइम्स जैसी विदेशी अखबारों ने लिखा आगे, जैसा हम जानते हैं कि फैसले के ठीक 13 दिन बाद देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। इमरजेंसी से हासिल ताकत के बल पर हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। इमरजेंसी के लागू किए जाने के पीछे और भी कारण थे, मसलन जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल जैसे मुद्दों से सरकार का प्रेशर बना। लेकिन जानकारों के अनुसार सबसे त्वरित कार्य इंदिरा के संसदीय जाने का फैसला था, जिसमें इंदिरा की सत्ता को खतरे में डाल दिया था। इस केस के लड़ने वाले वकील शांति भूषण बाद में जनता पार्टी की सरकार में कानून मंत्री बने। राजनारायण ने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में एक बार फिर इंदिरा को चुनौती दी और पहली बार हुआ कि एक सिटिंग प्रधानमंत्री अपना ही चुनाव हार गई। जहां तक जस्टिस जगमोहन लाल सिंह की बात है, साल 1982 में वह रिटायर हो गए। आपको क्या लगता है, यह आपको इंदिरा की कहानी कैसी लगी, तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।